हो गया हो गया। बंद करो इसको। सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जो होमवर्क दिया था फंक्शन में पिछली बार वो आपने अभी तक पूरा कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मैंने एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, शायद वो ये था एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16, और पूछा था इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आप देखो इसकी डोमेन क्या दी है हमें, इसकी डोमेन दी है आर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑन आर। अब ये ग्रेटर देन 0 ऑन आर तब होगा जब ये दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो पूरे आर पर। लेकिन दोनों पूरे आर पर हमेशा नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर को गौर से देखें तो न्यूमरेटर इज एन अपवर्ड पैराबोला, जो कि ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी जाएगा। डाउन द बेस द डिनोमिनेटर इज ऑल्सो एन अपवर्ड पैराबोला, ये भी इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि ये दोनों पूरे आर पर नेगेटिव और ये भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन आर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 ग्रेटर देन 0 ऑन आर। यहाँ क्या आया? ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल टू 0 नहीं आया, क्योंकि ये बेस में है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में तो कभी भी क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? पिछली बार बताया था इसका d लेस देन इक्वल टू 0, और ऐसा कब होगा? जब इसका d लेस देन 0। इसका d, क्योंकि a तो पॉजिटिव है दोनों में पहले से, तो इट इज a स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, so that becomes a minus 4 a plus 4 less than equal to 0, और ये b स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। यहाँ पर आपको पिछली बार बताया था नंबर लाइन बना लो, रूट्स प्लॉट कर लो, फिर एक्सट्रीम राइट में प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन लेंगे? लेस देन इक्वल टू लगा, नेगेटिव वाला, तो a बिलोंग्स टू -4 से 4 closed interval, whereas in that case b belongs to -8 to 8 open interval। अब a की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं? अगर पूछो मैं आपसे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a will be 9, and number of integral values of b will be, तो ये तो कितनी हो गई? 9, और ये कितनी होगी? 15, -7 से +7, so number of ordered pairs, number of ordered pairs would be 9 into 15। इसे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ क्या आएगा? a, यहाँ क्या आएगा? b, इसको भरने के कितने तरीके? 9, इसको भरने के 15, तो दोनों को एक साथ भरने के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन 135, सो 135 ऑर्डर्ड पेयर्स एंड ऑल। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक,
नेक्स्ट हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिया, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने रैशनल फंक्शन पढ़ लिया, और लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस एक तो अलजेब्रिक होते हैं, फिर उसका ट्रांसेंडेंटल, और फिर दूसरा पीस वाइज डिफाइंड कंटिन्यूस फंक्शन. तो लेट अस सी सम ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. So second, third, fourth important function is logarithmic function. Now let us see what is logarithmic function. We know that exponential function में क्या पढ़ा हमने? log x या log कोई भी नंबर ले लें n to the base a, log a to the power n is equal to x. जहाँ पर याद होगा a 0 से बड़ा है, a 1 नहीं है. ऑब्वियसली बात है, जब a 0 से बड़ा होगा तो यहाँ x एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, n कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर ये ऐसे है तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में इसी रिजल्ट को ऐसे लिखते हैं, log x to the base a is equal to n. यानी log x to the base a stands for what? Stands for exponent to which a should be raised to get x. मतलब ये तो ब्रीफ रिकैप है, हालांकि ये आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ छोटा सा फटाफट. तो log अगर मैं 4 to the base 2 पूछूं तो आप फट से बता सकते हैं 2 होगा. log 100 to the base 10 पूछूं तो कहीं लोग इसमें बोलेंगे 10, नहीं भैया 2 होगा. log 0.01 to the base 10 will be minus 2. So that is it. Examples. छोटा छोटा मतलब सिर्फ डिफाइन किया कि क्या होता है log x, और कुछ खास नहीं है. तो अब log x की जब बात करें, दो बातें हो सकती हैं. आपको याद होगा यहाँ जो हमने एक्सपोनेंशियल में a लिया था उसके दो केसेस लिए थे. दो केसेस क्या थे? a 0 से 1 हो या फिर a 1 से इन्फिनिटी हो. तो यहाँ पर भी जो यहाँ बेस में a है वो या तो 0 से 1 होगा या फिर 1 से इन्फिनिटी होगा. तो दो केसेस लेते हैं. केस 1, if a belongs to 0 to 1, अगर a 0 से 1 के बीच में है तो आइए देखते हैं. अभी आप दिमाग में, यानी हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? y इज इक्वल टू log x बेस a, और जहाँ a कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में. यानी आप अभी दिमाग में, रफ में दिमाग में ये सोच के रखें कि जैसे log x टू द बेस हाफ का ग्राफ बना रहे हैं. तो व्हाट विल बी log 1 टू द बेस हाफ? गधे से गधा आदमी जानता है log 1 टू द बेस हाफ कितना होगा? 0, क्योंकि हाफ पर क्या पावर लगाई जाए ताकि 1, हाफ पर क्या पावर लगाई जाए ताकि 1 आ जाए? बी 0. log 2 टू द बेस हाफ -1, तो यहाँ नीचे आएगा -1. log 4 टू द बेस हाफ दैट विल बी -2, तो ये ग्राफ यहाँ पर नीचे जाएगा, इट विल ट्रैवल डाउनवर्ड्स. और अगर मैं log हाफ टू द बेस हाफ पूछूं तो इट विल बी 1. log हाफ टू द बेस हाफ विल बी 1, यानी ये ग्राफ ऊपर आएगा. 1/4 टू द बेस हाफ विल बी 2. So that is the kind of graph that you will get. It is a decreasing graph. What is the domain? अगर मैं डोमेन देखूं इसका डोमेन फंक्शन का, यानी f(x) is equal to log x base a. Domain. What is domain? The domain is 0 to infinity. So what is the domain? Domain is 0 to infinity. What is the range? It is -infinity to +infinity. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. कई लोग सोचते हैं कि log का आंसर पॉजिटिव आता है. नहीं, log का आंसर -infinity से +infinity कुछ भी आ सकता है. That is whole of r is the range of this function. तो याद करो, अभी तक हमने जो फंक्शन पढ़े उसमें polynomial function of odd degree defined on r has the range r, and second the logarithmic function also has the range r. यानी कोई तुमसे पूछे log x to the base 3/4
क्या कभी -5 होगा? बिल्कुल होगा। क्या कभी 1000 होगा? बिल्कुल होगा। क्या कभी -√3 होगा? बिल्कुल होगा। इट विल टेक एवरी वैल्यू मूविंग फ्रॉम -∞ टू +∞, तो रिमेंबर दैट। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 की अगर मैं बात करूं, अगर a बिलोंग करे 1 से ∞, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ मैंने आपको बताया था क्या कि x बेस कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? 0 से 1 के बीच में, और उसे क्या सोच लें? हाफ। तो यहाँ पर एक अच्छा रहेगा कि हम फिलहाल दिमाग चलाने के लिए log x टू द बेस 2 सोच लें। हालांकि हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? log x टू द बेस a, where a is some fixed number from 1 to ∞. So therefore, assuming that we fix a at 2, sorry, this will be a. So what will be log 1 to the base a, या फिर log 1 to the base 2? It will be 0. Log, say if I ask you 4 to the base 2, it will be 2. Log 4 to the base 2 will be 2. Log 2 to the base 2 will be 1. तो ये ग्राफ क्या हो रहा है? 2 पर वैल्यू 1 आ रही है, 4 पर वैल्यू फिर 2 आ रही है, तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज। और यहाँ कैसा होगा ये भी देख लें, ये हाफ पर वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये तो log x टू द बेस 2 की अगर बात करें तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। 1/4 पर -2, 1/8 पर -3, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। इसके साथ आप बिल्कुल एक पैरेलल रिजल्ट याद रख सकते हैं, वही कि a टू द पावर x जब a 1 से बड़ा था, a टू द पावर x जब a 0 से 1 था, तो वो भी डिक्रीजिंग ग्राफ था। वही काम log में होता है। असल में log और a की पावर x ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, जो खैर हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट इज इट। अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग, अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, तो डोमेन विल बी होल ऑफ r प्लस, एंड रेंज विल बी अगेन -∞ से +∞। तो यहाँ से ये पता चलता है कि नो मैटर वॉट, वेदर द बेस इज फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to ∞, द रेंज will be same. It will be from -∞ to +∞. It will not change. So these are two important things you should remember. So that is log. अब एक चीज ध्यान रखें, log डिक्रीजिंग है, बेस जब 0 से 1 हो, और जब log का बेस 1 से बड़ा तो log कैसा है? इंक्रीजिंग है। ये बात हम यूज करेंगे जब हम डोमेन फाइंड करेंगे। और आपको याद होगा बताया था, डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों साइड लगाओ या हटाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा पढ़ लिया, मैं वो भी हटा देता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट वोट कर ही लिया होगा। And now let me define the next function, absolute value function. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं। तो व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन? बचपन से पढ़ते आए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इट इज एक्स। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ एक्स इज लेस देन 0, इट इज -x। अब यहाँ पर फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो -x है, कई लोग सोचते हैं कि मॉड एक्स का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये नेगेटिव कैसे आ गया? ये नेगेटिव नंबर नहीं है, गौर से देखो, ये पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो मॉड एक्स का आंसर अभी भी पॉजिटिव है। तो इसको कैसे याद रखें कि मॉड एक्स के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, देन इट कम्स आउट एज इट इज। इफ क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस इज पॉजिटिव, it comes out as it is, and if it is negative, it comes out with a negative sign, minus sign. So if quantity is positive, as it is. If quantity is negative, it comes out with a minus sign. So if you draw the graph, अब ये कैसा ग्राफ है? Piecewise defined graph है. This is a piecewise defined graph. So
और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड ग्राफ. दिस इज y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स लाइन हम जानते हैं 45 डिग्री पर आती है. एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स. और इसका देखो y इक्वल टू एक्स पूरी लाइन आती है, लेकिन हमें इस पार्ट, इसका कौन सा हिस्सा चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो ओनली दिस पार्ट. और x लेस देन जीरो में y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये पूरी लाइन आती है, लेकिन इसका कौन सा हिस्सा चाहिए, x लेस देन जीरो वाला, यानी ये वाला रीजन. तो इसमें कौन सा ग्राफ आता है, इसका ये वाला ग्राफ आता है, तो सिर्फ ये लेंगे. इस केस में ये वाला पार्ट लिया हमने, क्योंकि हमें इसमें कौन सा चाहिए, x ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट चाहिए. ठीक है. सो दिस इज इट. नाउ मॉड x, एक दो बातें याद रखें, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x. ऑल्सो mod x is equal to x implies, if implies भी कह सकते हैं, if x is greater than equal to 0. नहीं तो ये हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि mod x का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. सेकेंड, mod x greater than equal to a, mod x less than a, जहाँ a belongs to r plus. अगर mod x हमेशा a से बड़ा है तो आप देखें ये mod x है, ये मान लो ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू a लाइन. तो आप मुझे बताओ कि mod x a से छोटा किस रीजन में, या पहले आप मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा. ये होगा माइनस a, ये होगा a. ये तो गरीब से गरीब आदमी समझ सकता है, ये y इक्वल टू x लाइन है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a है, क्योंकि ये y इक्वल टू a पर है. तो x पे कितना होगा a. यहाँ पर इस केस में y कोऑर्डिनेट कितना है a, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस है. तो अगर मैं आपसे पूछूं लेस देन, पहले मैं ये पूछ रहा हूँ लेस देन a, तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला पार्ट है. मुझे इस पार्ट के लिए x बताओ कहाँ से कहाँ तक है. इम्प्लाइज x लाइज बिटवीन माइनस a टू a, तो ध्यान रखें. इसी तरह से mod x ग्रेटर दैन a, ग्रेटर दैन इक्वल टू ए कहाँ रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ए भैया ये यहाँ रहेगा ऊपर, ये वाले रीजन में, यानी ए के बाद या फिर माइनस ए से पहले. x ग्रेटर दैन इक्वल टू ए और x लेस दैन इक्वल टू माइनस ए. सो रिमेंबर दीज टू थिंग्स, ये दो चीज़ें बिल्कुल याद रखें. तीसरी बात, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका प्रूफ ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कर देंगे. प्रूफ तो अभी भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हो ही जाए कॉम्प्लेक्स के लिए तो एक ही बात है. इट इज लेस देन इक्वल टू mod x प्लस mod y एंड ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ x माइनस mod ऑफ y होल mod. So remember this thing, this is triangle inequality for real numbers. Mod of x minus mod y and whole mod is less than equal to mod of x plus y is less than equal to mod of x plus mod of y. यहाँ पर equality holds if xy is greater than equal to 0. इक्वालिटी मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी. दैट इज mod ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू mod x प्लस mod y. कब होगा ऐसा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. इसी तरह से ये वाला पार्ट देखो, यहाँ इक्वालिटी होल्ड्स इफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0. फिर रिमेंबर देखो, यानी mod x माइनस mod y इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन की वजह यहाँ क्या आ जाए, इक्वल टू mod ऑफ x माइनस वाई. ऐसा कब होगा, जब ऐसा हो, ओनली देन दिस विल होल्ड. तो ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ होती रहती है. ठीक है. अब यहाँ मैं लगे हाथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ. अगर मान लीजिए हमें y इक्वल टू एफ एक्स अगर आप दिया है और आपको यहाँ से y इक्वल टू mod एफ एक्स का ग्राफ बनाना है या फिर f ऑफ mod x का ग्राफ बनाना है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दीज टू important transformations.
सो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स के लिए क्या करोगे, देखो जब f पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, क्यों बताया था, व्हेन थिंग इनसाइड मॉड इज पॉजिटिव इट कम्स आउट एज इट इज, और जब ये नेगेटिव होगा इट विल कम आउट विद अ माइनस साइन। तो जब नेगेटिव के आगे माइनस लगा देते तो वो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी अगर ये -2 है तो आंसर क्या आएगा 2, अगर ये -3 है तो आंसर क्या आएगा 3, यानी कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है कितना -2, तो मॉड का ग्राफ कहाँ होगा, +2 ऊपर होगा। अगर एफ एक्स का ग्राफ -3 यूनिट्स नीचे है तो फिर एफ एक्स का मॉड एफ एक्स का ग्राफ कहाँ होगा, +3 यूनिट्स ऊपर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर क्या करना है इसमें, रिफ्लेक्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो उसको, दैट इज हाउ यू गेट द ग्राफ ऑफ मॉड एफ एक्स। अब ये दोनों में फर्क है, देखो यहाँ एफ एक्स फाइंड किया फिर मॉड लगाया, वहाँ क्या है मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स, यानी कि एफ ऑफ मॉड एक्स, यहाँ मॉड कहाँ लगा एफ एक्स की वैल्यू पर, यहाँ मॉड कहाँ लगा इनपुट की वैल्यू पर, यानी अगर आप इसमें -2 पुट करने चलोगे तो ये आपसे -2 आप इसमें रखोगे तो -2, लेकिन ये जबरदस्ती आपसे क्या पुट करवा देगा 2, आप इसमें -3 रखोगे तो ये जबरदस्ती आपसे क्या पुट करवा देगा 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 डालोगे तो F2 ही बनेगा, 3 डालोगे तो F3 ही बनेगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इसमें -2 डालोगे तो वैल्यू बन जाएगी F2, जब आप -3 डालोगे तो वैल्यू बनेगी F3, यानी कुल मिलाकर जो पार्ट y एक्सिस के राइट में है, क्योंकि उस पर x कैसा होगा पॉजिटिव, y एक्सिस देखो x एक्सिस के राइट में x कैसा है पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव है और यहाँ x कैसा है नेगेटिव, तो खुद सोचो जब x पॉजिटिव होगा तो ये f ऑफ मॉड x बराबर एफ एक्स ही आएगा, क्यों मॉड ऐसे कैसे ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जब x नेगेटिव हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, इट विल बी y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा। तो ज़रा यहाँ समझो क्या होगा, तो टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, क्या करेंगे, रिटेन पार्ट of y equal to fx to right of y axis, y axis के राइट में जो पार्ट है वो रिटेन करेंगे एंड रिफ्लेक्ट इट अबाउट या एक काम यहाँ पर मैं पहले लिख दूं, retain the part to the left of y-axis and erase part on left of y-axis. And reflect the retained part about y एक्सिस। अब समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, आना भी नहीं चाहिए इतनी जल्दी से, ज़रा समझ लें। मेरे ख्याल से ये तो शायद ही कोई गरीब ऐसा होगा जिसको समझ नहीं आया, रिटेन द पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स टू द राइट ऑफ y एक्सिस, क्योंकि इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, जो राइट में होगा वहाँ पर x पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ है वो एज इट इज़ बन जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स इसके बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने बताया आपको नेगेटिव में पुट करने चलेंगे तो हम नेगेटिव नंबर पुट तो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो f के अंदर कैसा बनकर जाएगा, पॉजिटिव बनकर जाएगा। यानी जो नेगेटिव पार्ट में जो ग्राफ था, यानी f ऑफ -2 में मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, आप इसमें -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 2 मिलेगा, इसमें -3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 3 मिलेगा। तो उसका मतलब जो नेगेटिव पार्ट था वो खत्म, वो है ही नहीं, क्योंकि आप इसमें नेगेटिव नंबर्स रख तो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली f का जो इनपुट है वो कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बने जा रहा है। तो यानी जो नेगेटिव पर आउटपुट्स आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, इसलिए क्या करते हैं हम, इरेज
पार्ट ऑन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। ये क्लियर हो गया बिल्कुल। क्यों इरेज किया? क्योंकि नेगेटिव पार्ट पर अब हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं। जो नेगेटिव में पहले आउटपुट मिल रहा था वो आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी जो पहले -2 पर जो आउटपुट मिल रहा था वो अब हमें नहीं मिलेगा, जो -2 पर पहले आउटपुट मिल रहा था। अब हमें अब हमें -2 पर वो आउटपुट मिलेगा जो 2 पर मिलता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, उस ग्राफ को जो का त्यों रिफ्लेक्ट कर देंगे किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। क्यों वाई एक्सिस के अबाउट? भाई जो यहाँ 2 पर वैल्यू आई है, मतलब जो यहाँ पर 2 पर वैल्यू आई है वही वैल्यू यहाँ -2 पर आएगी। तो जैसा यहाँ आया वैसे यहाँ आएगा। जो यहाँ 1 पर आई है वही वैल्यू यहाँ -1 पर आएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बिल्कुल जैसा इधर बनेगा वैसे इधर बन जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे ग्राफ। ठीक है, तो ध्यान रखें। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं बोलूँ तुमसे y इक्वल टू मॉड ln x का ग्राफ बनाओ पहला, दूसरा बोलूँ y इक्वल टू ln मॉड x का ग्राफ बनाओ, तीसरा बोल देते हैं y इज इक्वल टू e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाओ। तो चलो पहले ये बनाते हैं। पहले किसका ग्राफ बना लो, y इक्वल टू ln x का। तो y इक्वल टू ln x में बेस क्या है, e 1 से बड़ा है, तो इसलिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इसे रिफ्लेक्ट करेंगे नेगेटिव पार्ट को। जब रिफ्लेक्ट करेंगे नेगेटिव पार्ट को तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। सो दैट इज इट, सो दैट इज इट। तो ये बन गया, पॉजिटिव पार्ट एज इट इज रहा, नेगेटिव पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉड ln x। अब ये देखो ln मॉड x, क्या किया, पहले हमने ln x का ग्राफ बनाया, अब यहाँ मॉड किस पर लगा है, x पर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सिस के राइट में है y के वो रिटेन कर लिया, जो लेफ्ट में है उसे रब कर दिया। लेफ्ट में है ही नहीं तो रब कुछ नहीं करेंगे, और बस इसी को क्या कर दें, अब रिफ्लेक्ट कर दें। सो दैट वुड बी द ग्राफ ऑफ ln मॉड x। अगला ग्राफ y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x। तो देखो यहाँ मॉड कहाँ लगा है, x पर। तो पहले किसका ग्राफ बनाते हैं, e की पावर x का। लो बना लिया। अब क्या करना है, e की पावर x का ग्राफ बनाकर इस नेगेटिव पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा दिया। और अब इसी को क्या करें, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो वी रिफ्लेक्ट दिस पार्ट, सो दैट इज इट। तो अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं, रेंज क्या होगी, what will be the range of this graph and what will be the range of this graph? इसकी रेंज होगी 1 से इन्फिनिटी, इसकी रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। कई लोग यहाँ भी भावना में बह के 1 से इन्फिनिटी बोल देते हैं। ये y कोऑर्डिनेट कितना इस पॉइंट का, 0 और इन्फिनिटी था। इसका रेंज क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, दैट विल बी द रेंज। डोमेन तो साफ साफ दिख ही रही है यार, इसकी r प्लस है, इसकी पूरी r हो गई एक्सेप्ट 0, इसकी क्या हो गई डोमेन, पूरी r। ठीक है, सो these are two important transformation concerning mod, so remember these। तो बस क्या याद रखना है कि अगर मॉड्यूलस f के पर लगा है तो उसके नेगेटिव पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, अगर मॉड्यूलस x पर लगा है तो क्या करेंगे, तो उस केस में y के राइट वाला पार्ट रिटेन करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर देंगे और राइट वाले पार्ट को ही रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट y एक्सिस। अब हालांकि मैंने लॉग बता दिया पूरा, एक्सपोनेंशियली बता दिया, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको और बता देते हैं। अगर हम log x to the base a is positive if a and x lie on same side of unity। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबकी मिला के बता रहे हैं। इफ दे लाई ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, यानी अगर दोनों a और x यहाँ हो या फिर यहाँ हो 0 से 1 के बीच में, तब log x to the base a का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
ये समझ, छोटा सा ग्राफ बना लो यहाँ पे, देखो ये बन गया और ये बन गया। ये कब है? a लेस देन 1 पर। ये कब है? a ग्रेटर देन 1 पर। तो यहाँ फटाफट देख सकते हो तुम कि 1 से बड़े पर जब x पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव, 1 से बड़ा है दोनों, a भी बड़ा है और x भी 1 से बड़ा है, ये x वैल्यूज़ हैं, तो ये कैसा ग्राफ है? पॉजिटिव। और जब दोनों 1 से छोटे हैं, a 0 से 1 है और जब x भी 0 से 1 है, तब भी ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों 1 से बड़े हों या दोनों के दोनों 1 से छोटे हों। तो अगर मैं तुमसे पूछूं log 1/5 to the base 1/2, log 1/5 to the base 1/2, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं। log 3 to the base 5, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? दोनों 1 से बड़े हैं। दूसरा पॉइंट, log x to the base a is negative if a and x lie on opposite sides of unity। अगर ये दोनों कहाँ लाई करें? अपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी पर लाई करें, यानी एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी हो, ये 1 है, a यहाँ हो, x यहाँ हो, या फिर सिचुएशन क्या हो, ये हो, x यहाँ हो, a यहाँ। तो उस केस में क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। और इस केस में क्या है? a और x दोनों इधर हैं या फिर a और x दोनों इधर हैं, इसमें ऐसा है, ये नेगेटिव है। क्यों? खुद देख लो, जब x 1 से छोटा और a 1 से बड़ा, x 1 से छोटा कहाँ होगा? यहाँ होगा, और a 1 से बड़ा है ही, तो उस केस में ये कैसा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है। इसी तरह से जब यहाँ x 1 से बड़ा और a 1 से छोटा, तो कैसा वैल्यू है? नेगेटिव। तो ध्यान रखें ये बात, ठीक है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मैं सबका एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये e की पावर x है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इस पर तुम टेंजेंट बनाओगे y इक्वल टू e की पावर x पर ओरिजिन से, तो उसका स्लोप e होगा। इसी तरीके से ये याद कर लो, बस प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत अभी है नहीं, AOD में करेंगे अच्छे से। y इक्वल टू ln x, तो अगर मैं यहाँ ओरिजिन से टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका स्लोप होगा 1/e। ध्यान रखें ये बात। थर्ड, फिर एक छोटा सा कंपैरिजन भी यहाँ कर देता हूँ मैं। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया ln x का, नेक्स्ट यहाँ बेस क्या है? e। अब log x टू द बेस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो, याद करो log की डेफिनेशन क्या थी? वो पावर जो बेस पर लगाई जाए ताकि x आ जाए। बोला था इंग्लिश में, log stands for the power to which the base should be raised in order to get x। तो 2 पर क्या पावर लगाई जाए ताकि x आ जाए? मान लो मैं यहाँ 4 रख देता हूँ या 10 रख देता हूँ सपोज, तो e पर ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी कि 2 पर? इतनी तो कॉमन सेंस होगी, e पर ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी कि 2 पर? ऑब्वियसली बात है, यू विल हैव टू अप्लाई मोर पावर ऑन 2। तो इट मीन्स log का वैल्यू 10 पर इससे ज़्यादा आएगा, जो 10 पर इसका आंसर आएगा ये वैल्यू उससे ज़्यादा आएगा, यानी ये ग्राफ 1 पर दोनों का वैल्यू 0 आएगा, तो ये ग्राफ इसके ऊपर होगा। सो दैट विल बी इट। और अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, जब हम बात करें 1 से छोटे नंबर की, तो उस केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट केस? 1 से छोटे नंबर पर
मान लीजिए मैं यहाँ पर आपसे पूछूं हाफ लगाने के लिए पावर क्या लगानी पड़ेगी, -1, -1। यहाँ हाफ लगाने के लिए 0.5 क्रिएट करने के लिए क्या -1 चलेगा, नहीं, e की पावर -1 1/e जो कि लगभग 1/2.7 होगा, ये तो क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 0.5। यहाँ पावर थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ के बाद यार यहाँ बनाना ही बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा कुछ आएगा, नीचे आएगा इसके, हेल्प दिस, क्योंकि यहाँ पावर क्या करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी, कम नेगेटिव लगानी पड़ेगी। यहाँ -1 लगाया, यहाँ -1 लगाया तब हाफ आया, यहाँ -1 लगाकर तो 0.5 से भी कम आ गया, तो हमें पावर थोड़ी ज़्यादा कम नेगेटिव, यानी कहूँ थोड़ी इससे ज़्यादा पॉजिटिव लगानी पड़ेगी, यानी ये ग्राफ इधर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। अब अगर मैं log x/3 की बात करूँ तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप समझ रहे हैं ना, बेस अब मैं 4 का बनाऊंगा तो वो और नीचे बन जाएगा, 1.5 का बनाऊंगा तो वो इसके भी ऊपर बन जाएगा बेस। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक अ कंपैरिजन ऑफ द 2-3 ग्राफ्स, सो दैट इज ठीक है। तो आगे बढ़ें। अभी चर्चा मॉड की चल रही है, y इक्वल टू मॉड x माइनस a का ग्राफ कैसा बनेगा अगर a पॉजिटिव है, विल बी दिस, ये क्या होगा, a होगा, ये क्या होगा, a होगा, ये लाइन क्या होगी, देखो इस लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू x माइनस a। इस लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ये लाइन क्या होगी, a माइनस x। यानी बस a पर एक v शेप बना दो, एक 1, और यहाँ मैंने a पॉजिटिव लिया है। इसी तरीके से मॉड ऑफ ax प्लस b, चलो माइनस मॉड x बता दो पहले, माइनस मॉड x, कुछ नहीं, बस ये ग्राफ कहाँ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्यों, हर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ऊपर का कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मॉड x ऐसे बनता है, ये उसके आगे नेगेटिव लग गया तो ग्राफ में जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो सब कहाँ गई, नीचे आ गई, तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है, माइनस मॉड x। अच्छा आईटी में आया था y इज इक्वल टू, शायद तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 1 माइनस मॉड x का होल मॉड, इसका ग्राफ बताओ, छोटी सी बात है, फटाफट, माइनस मॉड x ये बन गया, 1 माइनस मॉड x में क्या करेंगे, ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। क्यों ऊपर उठ जाएगा, ये माइनस मॉड x है, इसको तुम ऐसे सोच लो, ये लिखा है माइनस मॉड x प्लस 1, एक ही बात है। तो माइनस मॉड x में +1 का मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ एक एक यूनिट, हर पॉइंट एक एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इसका क्या है, मॉड। अब जब इसका मॉड है तो क्या बताया था, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो ग्राफ क्या बन गया, ये बन गया ना ग्राफ, अब इसको रिफ्लेक्ट करना है, कौन से पार्ट को, नेगेटिव पार्ट को, तो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये 0 था, कितना यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ था, ये 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट, अभी खुद सोच लो ये कहाँ पर आएगा, समझ में नहीं आता तो ये सोचो ये 0 कहाँ बनेगा, y0 कहाँ बनेगा, y0 बनेगा जब x 1 हो या -1 हो। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब इसकी इक्वेशन देखो, ये ग्राफ तो सब बना लेते हैं, इक्वेशन लिखना बहुत मुश्किल, लोगों को समझ में आता है इक्वेशन क्या लिखें। तो आप इसे एक काम करो, इसको दो तरीके से ओपन करेंगे, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक बार मॉड माइनस से खुलेगा और प्लस, अब ये भी दो तरीके से खुल जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू -1 माइनस एक्स, ये भी दो तरीके से खुलेगा। कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है,
y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये 4 बनते हुए दिखाई देते हैं। इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और 1 पर वैल्यू कितनी है? 0। स्लोप पॉजिटिव, 1 पर वैल्यू 0, ये है। तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसका स्लोप भी पॉजिटिव और ये -1 पर 0, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। फिर ये लाइन स्लोप नेगेटिव और -1 पर 0, तो y इक्वल टू -1 माइनस एक्स। और ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू, जो बच गई, कौन सी बच गई? 1 माइनस एक्स। दैट इज इट। ये चारों लाइंस हो गई। तो अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स, इसकी रेंज क्या होगी बोलो? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? will be from 0 to infinity. So that would be the range of this graph. तो ये कुछ मॉड में हम कर सकते हैं। मॉड के ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े बहुत बताए मैंने आपको। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बताई। लॉग की प्रॉपर्टी चाहो तो एक दो रिकैप फटाफट कर देता हूँ कि क्या क्या होता है। 2 मिनट लगेंगे क्योंकि यूज़ होती रहती हैं वो भी, हालांकि लॉग पता नहीं, तो फटाफट बता देता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी 6th पार्ट में, मतलब ये बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बीच बीच में सबके एक साथ, वो यहाँ, ताकि दिमाग में रहे सबके एक साथ पॉइंट्स, उनके साथ नहीं बता लास्ट में। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, मतलब ये तो घिसी पिटी प्रॉपर्टी है, सबको मालूम है। लॉग एम एन बेस सबका सेम होना चाहिए, एम और एन पॉजिटिव होने चाहिए, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए। और फिर लॉग एम बेस है प्लस लॉग एन बेस है माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा लॉग एम बाय एन बेस है, फिर लॉग ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन इज इक्वल टू एम बाय एन लॉग ए बेस बी। कंडीशन क्या लगेगी? b 0 से बड़ा, b 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये हो जाएगा। और अगर ये पावर, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिख दूँ log -2 की पावर 4 बेस 3, तो देखो एक चीज़ देखो यहाँ, ये जब 4 आगे आएगा तो कैसे आएगा? 4 log -2 का मॉड बेस 3, यानी हो जाएगा 4 log 2 बेस 3। यानी अगर ये नेगेटिव है तो मॉड आगे आएगा, और m इवन नंबर है, ये लॉग डिफाइंड है, और ये m a नेगेटिव है, तो ये जब आगे आएगा तो क्या लग जाएगा? मॉड, ध्यान रखें, ठीक है। तो 1 2 3, फिर एक और प्रॉपर्टी लॉग b बेस है इज इक्वल टू लॉग b बेस c डिवाइडेड बाई बेस चेंजिंग फॉर्मूला जिसको कहते हैं लॉग a बेस c। यानी अगर बेस a है, आपको उसको चेंज करना है, वांट टू चेंज इट टू c, तो बस log b बेस c अपॉन log बेस a बेस c, दैट विल गिव यू log b टू द बेस a। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, एंड a टू द पावर log b बेस a विल बी b। इसी तरीके से a टू द पावर log b बेस c इज इक्वल टू b टू द पावर log a बेस c। यानी ध्यान रखें कि ये और ये कैसे होते हैं? इंटरचेंजेबल। दीज आर इंटरचेंजेबल। तो ध्यान रखें, वैसे तो इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सबको मालूम होगी। अगर नहीं भी मालूम तो डरने की जरूरत नहीं है, हो ये क्या पढ़ा दिया, क्या होगा, ये तो हमें आता ही नहीं है। नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं। ये वाली प्रॉपर्टी तो सबको मालूम होगी, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन, ये प्रॉपर्टी भी सबको मालूम होगी जहाँ तक ये एम आगे आ जाता है। लेकिन बेस में भी अगर पावर हो तो वो पावर भी आगे आ जाती है, लेकिन कैसे आती है? रेसिप्रोकल होकर, ध्यान रखें। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो घबराए नहीं, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, ये सब चीज़ें यूज्ड हो जाएंगे आप। तो आज अभी तक हमने, मैं एक बार बोल दूं कि हमने जो मॉड एक्स में पढ़ा, मॉड एक्स में पढ़ा कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दो, खत्म।
पॉजिटिव पार्ट वैसे का वैसे, नेगेटिव पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दो। y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या करना है, जो y के राइट में है वो तो रखे रखो, जो लेफ्ट में है उसी को इरेज कर दो, और पॉजिटिव पार्ट जो y के राइट में था उसी को क्या करो फिर रिफ्लेक्ट कर दो, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। यू गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, और फिर हमने कुछ ग्राफ भी बनाए थे वहां पर। चलिए तो आगे बढ़े। एक यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, एक मिन मैक्स फंक्शन भी बता सकते हैं। तो अगर मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स ये लिखा हो तो इसका आंसर आएगा एफ एक्स अगर एफ एक्स जी एक्स से कम है, और जी एक्स अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, या यूँ कह दूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। तो आंसर जी एक्स है। इक्वल टू कहीं लगा लो, जैसी तुम्हारी इच्छा कामना आकांक्षा लालसा और अभिलाषा कहीं लगा लो। इसी तरह से y इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ये क्या होगा, इल बी एफ एक्स अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, एंड विल बी जी एक्स if f x या g x is greater than f x, so that is it। मैक्स का मतलब जो ज़्यादा हो। अब ये पता कैसे चलेगा कि f x g x से ज़्यादा है, f x क्या था, f का आउटपुट, g x क्या है, g का आउटपुट। अगर f का आउटपुट g के आउटपुट से ज़्यादा है, यानी f का y वैल्यू g के y वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस केस में मैक्स के केस में f आंसर आएगा, और मिनिमम के केस में अगर f का आउटपुट g के आउटपुट से ज़्यादा है तो आंसर g आएगा, उल्टा होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, लेट अस सी एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल उठाता हूँ, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा 1 माइनस मॉड एक्स, मान लो ये बनाना है हमको, ठीक है। तो तुम इसकी डोमेन रेंज भी बतानी, ध्यान रखना। मॉड एक्स, तो पहले तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ मॉड एक्स का, अभी अभी सीखा, नया नया ताज़ा ताज़ा बिल्कुल ये रहा। अब 1 माइनस मॉड एक्स, मैंने ये भी बताया था, पहले मॉड एक्स बनाओगे माइनस का, नीचे आएगा, फिर एक यूनिट ऊपर उठा दोगे, तो ये बन गया। ये दूसरे चौक से बना देते हैं, बेटर रहेगा। तो ये वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स, और ये है y इक्वल टू मॉड एक्स। वैसे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, हाफ और माइनस हाफ। दिख रहा है, दोनों बराबर रख लो यार, मतलब ये कैसे आया समझ रहे हो ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स रख ले, तो 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसे मैक्स का ग्राफ बनाना, मिनिमम का ग्राफ बनाना। तो आप मुझे बताओ हाफ से पहले किसकी y वैल्यू कम है, ये तो मतलब जिसको कैटरैक्ट होगा ना उसको भी दिख रहा होगा, मोतियाबिंद जिसको होगा ना वो भी समझ में आ रहा होगा। हाफ से पहले भैया ये नीचे y वैल्यू किसका, हाफ से लेकर प्लस हाफ के बीच में किसका y वैल्यू है, नीचे है, ये है। फिर हाफ के बाद इन दोनों में से वाइट एंड पिंक, रेड एंड वाइट में से ये वाला दैट इज इट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं रेंज क्या है, रेंज, व्हाट इज रेंज ऑफ गिवन ग्राफ, बताओ भाई। मिनिमम वैल्यू तो कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी। हाफ पर वैल्यू कितनी आ रही है, किसी में भी रख लो, हाफ पर वैल्यू हाफ ही आ रही है, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन पर पॉइंट है,
तो ये वैल्यू कितनी है, हाफ, दैट इज द रेंज ऑफ मिनिमम। तो मिन समझ में आया थोड़ा थोड़ा, या झोपड़ी जल गई? तो चलिए ये मिनिमम हुआ। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक ग्राफ और, थोड़ी फील आ जाएगी यार। तो खास बड़ी चीज़ नहीं है, दोनों ग्राफ बनाओ और फिर देख लो दोनों में से ऊपर कौन है नीचे कौन है, बस उस हिसाब से बना दो यार, ठीक है। एक और देख लो से, ये तो खैर IIT में भी आया था, y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 2, ये ग्राफ बनाना। अब क्या 3 लगे हैं इसके अंदर, तो 3 में भी क्या कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा होगा वो चुन लिया जाएगा। तो पहले तो ये लाइन और दैट इज इट हाउ इट गोज, फिर ये हो गई y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है, 2 या 3 में ज़्यादा सुंदर बनेगी, 2 में बन जाएगी। x को -1 रखा 0, x को 0 रखा y1, तो ये तो ज्वाइन कर दिया, बन गई। और ये आ गई, ये वाला पॉइंट क्या है -1, ये वाला पॉइंट क्या है 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यार ये थोड़ा सा मतलब, ये जो 1 आएगा ना, वो ये जो लाइन आएगी 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है इस लाइन में 2, तो ये लाइन बिल्कुल यहीं से जाएगी, भावनाओं को समझना। समझ रहे हो ना कैसे बना रहा हूँ ये? अब लाइन थोड़ी हो सकता है टेढ़ी वेढ़ी हो जाए, तो उसके लिए समझ आएंगे थोड़ी सी। मान लो भैया ये 1 है, बस अब ये मान लो, मानो तो पत्थर में भगवान है यार, ये बन गया। ये लाइन क्या है y इक्वल टू 2, थोड़ा दिमाग भी चाहिए समझने के लिए। ये 2 समझ रहे ना कैसे यार, ये देख ये x कितना है -1, तो इस लाइन पर -1 रखेंगे x को, तो वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये 2, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं तीनों को यार, मुझे -1 के पीछे 3 ग्राफ दिख रहे हैं, 1 2 3, इनमें सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ऊपर y वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी। -1 से 1 के पीछे फिर 3 ग्राफ दिख रहे हैं, 1 2 और 3, तो 0 से 1 -1 के बीच में सबसे कम सबसे ज़्यादा कौन है, ये। फिर 0 से 1 के बीच में भी सबसे ज़्यादा यही है, 1 के बाद कहानी चेंज हो गई, अब इसकी सत्ता है। दिस इज इट, दैट इज इट। अगर तो मैं आपसे तुमसे इसकी रेंज पूछूं तो रेंज बोलो फटाफट, 2 से इन्फिनिटी। IIT ने से पूछा था कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, याद करो। हालांकि ये मैं थोड़ा सा हिंट भी दे चुका हूँ, जब मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन बोला था, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस का मतलब क्या है। कंटिन्यूस का मतलब है ग्राफ कहीं पर भी टूटे नहीं। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, कहीं पर भी शार्प एंड ना आए। तो उसके ग्राफ में कहीं शार्प एंड आता है, हाँ आता है। एक तो 1 पर, क्योंकि ग्राफ ऐसा बनता है, तो एक तो 1 पर, -1 पर और एक 1 पर, तो 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो दैट इज इट। तो मैक्स मिन समझ में आया। अब एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड ग्राफ है, y इज इक्वल टू सिग्नम x, जैसे हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिंघम नहीं, ये सिग्नम है, इट इज सिग्नम फंक्शन, जिसको हम साइन फंक्शन भी कहते हैं, SIGN। तो सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन, if x equal to signum of x, it is equal to 1 if x is greater than 0, it is equal to 0 if x is 0, if x is negative it is -1. So the graph looks like this.
ये 1, 0 पर 0, that is the graph. So what is the range? You can make out very well. The range consists of only 3 numbers, 3 integers, -1, 0, 1. What is domain? It is whole of R. अब सिग्नम x को हम एक तरीके से और भी लिखते हैं, वो भी देख लें. So this is also equal to, there is another alternative way of representing it. It is mod x upon x if x is not equal to 0. And if x is 0, then this is 0. So remember this. This is an alternative way of representing it. क्यों? जब x पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज खुल जाएगा. x अपॉन x कितना हो जाएगा? 1. जब x नेगेटिव होगा तो ये कैसे खुलेगा? -x अपॉन x कितना हो जाएगा? -1. जब x 0 है तो ये 0 है. सो दैट इज ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. जैसे कि एग्जाम, अब एक चीज़ और, अगर मैं सिग्नम ऑफ सिग्नम x पूछूं तो क्या होगा? सिग्नम ऑफ सिग्नम x, सिग्नम ऑफ सिग्नम x विल बी, देखो अगर x पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर 1 आएगा और फिर वो सिग्नम 1 बन जाएगा. ये सिग्नम 1, सिग्नम 1 कैसा होगा? वो भी 1 होगा. क्यों? सिग्नम 1, जब भी सिग्नम के अंदर एक पॉजिटिव नंबर डालेंगे आंसर 1 आएगा. तो जब मैंने यहाँ पर सिग्नम 0 से बड़ा नंबर डाला तो इस सिग्नम का आंसर 1 हो गया. तो सिग्नम ऑफ 1, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है तो इसलिए 1 आ गया. अगर x 0 डाला तो ये सिग्नम हो गया 0, सिग्नम ऑफ 0 वापस 0. और अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये देगा -1, सिग्नम ऑफ -1, क्योंकि नेगेटिव नंबर पर आंसर हमेशा -1 आता है. और इसकी तस्वीर इससे मिलाओ, बिल्कुल सेम है. यानी सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज सिग्नम x. यानी कल को कोई तुम्हें ऐसे लिख के दे दे, सिग्नम ऑफ फिर सिग्नम ऑफ, फिर लास्ट में सिग्नम ऑफ x, और यहाँ पे लिख के दे दे भैया ये साल कौन सा चल रहा है? वायरस वाला, कोविड-19. तो 2019 से चल रहा है, 2020 टाइम्स. डरने की ज़रूरत नहीं है, वापस क्या आ जाएगा? ये सिग्नम x ही आ जाएगा. यानी ये सिर्फ डराने के लिए लिखा है, सिग्नम ऑफ 2020 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिग्नम x ही आ जाएगा. ठीक है. साइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरीके से ये इसको साइन फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरीके से आपको साइन बताता है. अगर x पॉजिटिव है तो आंसर +1, x नेगेटिव है तो आंसर -1, 0 है तो कोई साइन नहीं होता तो 0, इसलिए सिग्नम फंक्शन. एक इम्पॉर्टेंट बात, f(x) इज इक्वल टू x इंटू सिग्नम x. तो ज़रा देखो, अगर x पॉजिटिव हुआ तो आंसर x आएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा. अगर x नेगेटिव हुआ तो -x आ जाएगा. और अगर x 0 हुआ तो 0 आ जाएगा. इसी को चाहो तो ऐसे लिख दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 पर -x. पहचान कौन? ये है मॉड x. तो ध्यान रखें, x सिग्नम x होता है मॉड x. रिमेंबर दिस. यहाँ से नजर भी आ रहा है. प्रूवन देखो, तो आज तो बस हम मेनली टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं. फटाफट एक बार ये अच्छे से समझ में आ जाए फिर क्वेश्चंस करेंगे. अगर मैं आज मुझे y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x का ग्राफ बना दूँ, तो 0 पर वैल्यू 0, पाई पर भी 0, 2 पाई पर भी 0, -पाई पर भी 0, -2 पाई पर भी 0,
0 से पाई के बीच में कैसा होगा? पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? 1। पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी, तो ये 0 से माइनस पाई के बीच में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 0 से पाई के बीच में और माइनस पाई से 2 पाई के बीच में। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम साइन एक्स। और बना लो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और साथ साथ ये डॉट भी बनते जाएंगे यहाँ पर। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं है। उसकी रेंज में भी तीन के तीन नंबर हैं। कौन कौन से? 0, 1 और -1, तीन ही नंबर है। अगर मैं कहूँ y इक्वल टू सिग्नम मॉड x का ग्राफ बना के सोच लो, ये हमेशा कैसा है? ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो उसका ग्राफ हो गया, और यहाँ ये 0, ये 1। तो दैट इज इट। अगर मैं इसका रेंज पूछूं आपसे, इसकी रेंज में सिर्फ दो ही नंबर आएंगे, 0 और 1। y इक्वल टू ई की पावर सिग्नम ऑफ ई की पावर x बोले तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू 1, क्योंकि हमेशा आंसर ई की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आंसर हमेशा 1 आएगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ इसकी रेंज पूछूं, रेंज विल बी सिंगलटन ऑन, तो देख रहे हो यहाँ तीनों है। यहाँ रेंज क्या थी? -1, 0, 1। यहाँ रेंज हो गई 2, 0 और 1, और यहाँ रेंज क्या हो गई? सिर्फ 1। तो सिग्नम, दैट इज सिग्नम ऑफ x। फिर next is greatest integer function. Now let us see what is greatest integer function. It is y equal to square bracket of x. दो बातें हो सकती हैं दुनिया में, या तो x इंटीजर होगा या फिर x इंटीजर नहीं होगा, या कोई और तीसरा केस भी हो सकता है, या तो स्त्री होगा या पुरुष होगा। तीसरा केस यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो या तो इंटीजर होगा या फिर इंटीजर नहीं होगा। अगर इंटीजर हुआ तो ध्यान रखिए ये फंक्शन आउटपुट x ही दे देगा, यानी जैसा है वैसा ही बाहर आ जाएगा। तो और अगर x इंटीजर नहीं है, तो अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर वो दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। अगर x इंटीजर नहीं है खुद, तो वो दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? यू ऑलवेज मूव लेफ्ट एंड द फर्स्ट इंटीजर दैट यू कम अक्रॉस विल बी द आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर कब होता है? जब x इंटीजर हो। ये इम्पॉर्टेंट बात है भाई। दैट इज हाउ द डेफिनेशन इज। यू कैन नॉट क्वेश्चन अ डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x। बेसिकली इंटीजर पार्ट है ये, ठीक है ना। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो अगर x इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आ जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, एंड यू मूव टू द लेफ्ट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा या इक्वल होगा। क्यों? अगर इंटीजर हुआ तो इक्वल हो जाएगा, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो आप लेफ्ट में चलते हैं। नंबर लाइन में लेफ्ट में चलने पर नंबर्स छोटे और राइट में चलने पर नंबर्स बड़े, तो इधर छोटा नंबर मिलेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी लेस देन x।
and it is always greater than x minus 1. ये x minus 1 से बड़ा होगा. क्यों? x minus 1 से बड़ा क्यों हुआ? अगर x इंटीजर है तो ये तो अगर x इंटीजर है तो ये तो x ही हो गया, तो x minus 1 से बड़ा होगा ही. कॉमन सेंस. अगर x इंटीजर है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो खुद मुझे सोच के बताओ ये गैप कितना है? ये गैप है 1. तो x minus 1 जब करेंगे तो x minus 1 जो आएगा वो तो यहाँ कहीं आएगा पीछे, और भी n से भी पीछे आएगा, क्योंकि अगर आप n plus 1 में से 1 माइनस करोगे तो वो n पर गिरेगा. अगर यहाँ माइनस करोगे तो वो यहाँ गिरेगा, अगर यहाँ माइनस करोगे तो और पीछे गिरेगा. यानी पक्का जो आंसर आएगा वो n से कम आएगा. और n क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा किससे बड़ा होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ज़्यादा हो गया और x minus 1 पीछे आ गया. दोबारा से देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x. पहले ये समझ लो ऐसा क्यों होगा. अगर x इंटीजर हुआ तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो इक्वालिटी आ गई. अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है? n. वो x से पीछे है क्या आगे है? पीछे है. पीछे है तो कैसा होगा? छोटा होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब x इंटीजर नहीं है तब ये n है, और ये n x से छोटा है, तो इसलिए ये x से छोटा है. अब x minus 1 की बात करें. अगर x इंटीजर है तो ये तो x ही हो गया, ये x हो गया, तो x minus 1 ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये x है, ये x minus 1 से छोटा होगा. और अगर ये है इंटीजर नहीं हुआ तो ये कितना हुआ? n हुआ. अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये कितना हुआ? n. ये वाला. और x minus 1 कहाँ आ गया? इसके भी पीछे, तो x minus 1 इससे छोटा है. खत्म. सिंपल सी बात है बिल्कुल. एक दो बार रिवाइंड करके देख लो, ये वीडियो समझ में आ जाएगा. एक दो बार जो मैंने बोला सुन लो, ठीक है. ये सैंडविच थ्योरम में यूज होगी बात, ध्यान रखना. इसी की मदद से हम बाउंड्स बता सकते हैं इस पर. ये देखो, ये इनइक्वालिटी मैंने यहाँ लिख दी, देखो सेम लिखी है. और दिस इज ये समझ गए? कुछ नहीं किया यार. ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ लिख दी और ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ लिख दी. देख लो, बस ये चेंज हुआ है. इससे हमें बाउंड मिल जाएंगे x के, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus 1 के बीच में लाई करता है. थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus m is equal to m plus greatest integer of x. यानी, और जहाँ m एक इंटीजर, यानी अगर इसमें कोई इंटीजर एडेड है तो वो इंटीजर इट कम्स आउट. ध्यान रखना, इफ द इंटीजर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन इट कम्स आउट. कई लोग इसमें घर बैठ के नई प्रॉपर्टी बना लेते हैं. वो सोच लेते हैं सर ने बताया कि भाई इंटीजर बाहर आ जाता है तो x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो लिख देते हैं x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2. मैंने ये नहीं बोला भाई. मैंने क्या बोला? उसमें कोई इंटीजर एडेड है सब्ट्रैक्टेड है तो वो इंटीजर बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ हुआ. ऐसा क्यों होगा? देखो, उसका भी एक छोटा सा मतलब प्रूफ देख लो. तो हालांकि सब चीज़ें को प्रूफ बताए गए हैं, जैसे मैक्सिमम चीज़ें तो प्रूव ही कर देते हैं, और जो नहीं हुई है वो समय के साथ साथ प्रूव होती जाती है. जैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताई, उसका ये बताया कि हम कब प्रूव कर लेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. कर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन बेटर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. जब एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव हो जाएगी तो रियल नंबर्स के लिए अपने आप ट्रू हो जाएगी. तो प्रूव फॉर दिस केस 1, अगर x इंटीजर नहीं है तो भाई x n और n plus 1 के बीच में होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n होगा. तो दिस इम्प्लाइज, अब मुझे बताओ x plus m कहाँ से कहाँ तक होगा? होगा n plus m plus 1 से लेकर n plus m के बीच में होगा. ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं. समझ में ना आए तो ऐसे सोच लो, x
n से n+1 के बीच में है, तो x + m का मतलब क्या होगा, इधर भी m जोड़ दो, इधर भी m जोड़ दो, तो n+m से लेकर n+m+1 के बीच में हो जाएगा। इसमें अगर मैं, समझ रहे हो ना, x + m कर दूं तो वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, n+m+1, और यहाँ भी n+m+1, n+m बस, ठीक है ना, इनके बीच में आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m क्या आएगा। कहाँ चलना है, लेफ्ट में। पहला इंटीजर कौन सा मिला, n+m, n+m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m इज इक्वल टू, देखो ये तो क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये लिख दिया मैंने, +m, तो m कहाँ आ गया, बाहर आ गया। और केस 2, अगर x इंटीजर हो तब तो कुछ कहना ही नहीं है यार, से x इज इक्वल टू n implies greatest integer of x is equal to n, तो x + m will be equal to n + m, this implies greatest integer of x will be n + m, क्योंकि इंटीजर है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा ना, बताया था। तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम, तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m, प्रूव हो गया। x + m लिखना चाहिए था, सॉरी, x + m is equal to n + m, and that is further equal to greatest integer of x + m, यहाँ से, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे, ये n जो था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो n को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m, रिमेंबर दिस। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये होता है -1 अगर x इंटीजर ना हो, और अगर x इंटीजर हो तो 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होती रहेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, तो केस 1, अगर x इंटीजर ना हो तो फिर से x n और n+1 के बीच में होगा, तो सोच के बताओ -x कहाँ से कहाँ तक होगा, -x होगा -n-1 और -n के बीच में, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आया, n, और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कितना आया, और इन दोनों को जोड़ दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ गया, -1। कब, जब x इंटीजर ना हो, और जब x इंटीजर हो when x is an integer, say x equal to n, उसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा, n होगा। तो -x किसके बराबर होगा, -n के, ये भी इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर इज एन इंटीजर, तो ये कितना हो जाएगा, -n, दोनों को फिर जोड़ दो, जीरो, दैट इज इट। सो दैट प्रूव्स दिस रिजल्ट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, this is 0 if x is an integer, and if x is not an integer then it is -1, so remember this. अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, इसकी डोमेन रेंज की बात कर लेंगे, हालांकि बात तो पहले कर लेते, लेकिन अब ये यहाँ से बेटर है,
फिल हो जाएगा। तो 0 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू क्या आएगी, 1 पर वैल्यू 1 आएगी। 0 से 1 के बीच में वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0, और 1 पर वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 से 2 के बीच में हमेशा 1 बनी रहेगी। क्यों 1 बनी रहेगी आप समझ लें। 1 इसलिए बनी रहेगी क्योंकि 1 से 2 के बीच में, देखो मैं यहाँ नंबर लाइन बना देता हूँ, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ कहीं भी x है यहाँ पर, तो कहाँ चलोगे, लेफ्ट में, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 से 3 के बीच में अगर x होगा तो आंसर बताओ क्या आएगा, 2 पर आंसर क्या आएगा, 2, और 2 से 3 के बीच में आंसर हमेशा 2 रहेगा। 3 से 4 के बीच में आंसर हमेशा 3 रहेगा। दैट इज हाउ इट गोज। ये 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ मैं नंबर लाइन बनाता हूँ नेगेटिव में, 1 नहीं 0 -1 -2 -3। बहुत है यार। -1 और 0 के बीच में बताओ आंसर क्या आएगा। कोई भी x उठा लो, -1 और 0 के बीच में कहाँ मूव करोगे, लेफ्ट में। पहला इंटीजर क्या मिलेगा, -x, वही आंसर हो जाएगा। तो 0 और -1 के बीच, सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ, -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर उठाया x, जब x -1 और 0 के बीच में उठाया तो आप कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट में। पहला इंटीजर क्या मिला, -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1, तो ये -1। फिर -1 से -2 के बीच में this, so that is how the graph is। ये ग्राफ कैसा है, नॉन डिक्रीजिंग। ध्यान रखना, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब if x is greater than equal to y, then greatest integer of x is greater than equal to greatest integer of y। ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग, कभी ना घटने वाला। इंक्रीजिंग हमेशा बढ़ने वाला, ये कभी घटता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है फिर बढ़ता है, कांस्टेंट हो जाता है फिर बढ़ता है। सो दैट इज इट। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर दूसरा, इसकी डोमेन बताओ। डोमेन इज एंटायर R and the range is the set of integers 1 -1 2 0 सब। So that is it, that is greatest integer of x। So remember these two properties। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज याद रखें, 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ। डोमेन रेंज मैंने आपको बता दी। अब हम एक फंक्शन और पढ़ लेते हैं, विच इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। Now let us see what is fractional part function। Fractional part of function is defined as x minus greatest integer of x, that is fractional of x। याद करो, x ये हमेशा x से छोटा था, और या x की बात करें अगर हम, शायद मैंने x यहाँ लिखा था, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1 से छोटा था। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी नो, हम जानते हैं। अभी जनवाया था भाई 2 मिनट पहले ही। तो यहाँ से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x <1 और ये 0, तो इसका मतलब जो इसकी रेंज आएगी वो होगी 0 से 1। रिमेंबर दिस। और डोमेन क्या होगी, पूरा R। तो ये है कुछ नहीं, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ओनली, इट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है,
and to basically have a feel of greatest integer and fractional, see if I have 7.68, तो यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं यार, एक तो ये पार्ट है, ये तो है इंटीग्रल पार्ट, और ये जो पार्ट है 0.68 वाला, ये कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये दोनों फंक्शंस का जो आउटपुट है ना, वो एक का इंटीजर पार्ट होता है और एक का फ्रैक्शनल पार्ट। क्यों? अगर मैं तुमसे 7.68 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो 7 और 8 के बीच में, लेफ्ट में चलोगे तो आंसर क्या आएगा? 7, इंटीग्रल पार्ट आया। अगर फ्रैक्शनल 7.68 पूछूं, तुम लिखोगे 7.68 माइनस 7 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कितना आया? 0.68। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए देख रहे हो ऐसा हो रहा है, ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट ध्यान रखो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैं एक नेगेटिव नंबर ले लूँ माइनस 7.68, अब तुम्हें लगेगा बोले इंटीजर पार्ट -7, फ्रैक्शनल पार्ट 0.68, कुछ लोग ज़्यादा समझदार होंगे तो -7 और -0.68, तो लेकिन -0.68 तो अलाउड नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं -8, या इसको ऐसे लिखो -7 माइनस 0.68, तो ये हुआ -7 -1 + 1 माइनस 0.68, तो ये हुआ -8 + 0.32। तो यानी इसका जो इंटीजर पार्ट हुआ वो क्या हुआ? -8। ये तो हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या हो गया इसका? फ्रैक्शनल पार्ट। क्योंकि अब तुम सोचोगे क्या किया, ये क्या समझ में नहीं आया। फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने बताया फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से 1 के बीच में। तो 0.68 माइनस का है, वो 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 0.32 बन गया -8। अब ये इंटीग्रल पार्ट और वो क्या बन गया? फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको देखो, अगर मैं -7.68 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 पूछूं तुमसे, तो -0.78 का कितना होगा? 7.68 का -7.68 का हो जाएगा -8, और -7.68 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा -7.68 + 8 समझ गए क्यों? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एंड दैट विल बी 0.32 एज अबव, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है वो बेसिकली नंबर का हमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट देते हैं, जहां हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, 0 भी हो सकता है। अब यहाँ फिर ये समझ में आया ना अच्छे से? तो अगर मैं तुमसे पूछूं 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ भाई, 0.6, इंटीजर पार्ट 7, जी का स्मॉल जी का या -g लगभग जो 9.8 है तुम्हारा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, और इंटीजर पार्ट -10, समझ गए? क्योंकि -9.8 वो -10 और -9 के बीच में, तो उधर चलेंगे तो -10 पहुंचेंगे, तो इसका इंटीजर पार्ट तो -10 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना? सॉरी 0.2 विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑफ x 0 कब होगा? जब x इंटीजर होगा। ऐसा क्यों? फ्रैक्शनल ऑफ x क्या था? जब x इंटीजर होगा तो ये x ही हो जाएगा, x माइनस x क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अगर x इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये कब होता है? जब x इंटीजर हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। फिर फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x। यहाँ क्या इंटीजर गायब हो जाता है,
यानी इंटीजर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इट वैनिशेस। वहाँ तो m बाहर आ गया था, यहाँ क्या हुआ, m खत्म गया। क्यों? क्योंकि देखो x प्लस m ये जो होगा विल बी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, और ये हो जाएगा x प्लस m माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस m, या यूँ कह लो कि ये m बाहर आ गया यार, इंटीजर की प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये m और ये m गया, क्या बचा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि क्या हो गया, फ्रैक्शनल ऑफ x। तो ये ध्यान रखें, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, इट इज इक्वल टू 0 अगर x इंटीजर है, और अगर x इंटीजर नहीं है, वहाँ था -1, यहाँ है 1, क्यों, वो भी देख लो। इसको क्या लिखोगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय डेफिनेशन, प्लस इसको लिखोगे माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x बाय डेफिनेशन। ये x गया, क्या बचा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, माइनस बाहर। अब यहाँ दो बातें, अगर x इंटीजर है तो ये कितना था, 0, और अगर x इंटीजर नहीं है तो ये कितना था, -1, 1 आ गया, देखो आराम से। So that is the third important property. Y equal to fractional x, x minus greatest integer of x. Let us draw the graph. इसका आउटपुट 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसलिए मैंने लाइन बना ली y equal to 1। अब खुद देखो, y equal to x होगा जब x 0 से 1 के बीच में होगा। और अगर तुम समझ गए तो समझ जाना कि खोपड़ी में कुछ है थोड़ा बहुत। x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, 0 से 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो x आ गया आंसर। अगर x 1 से 2 के बीच में है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1, तो ये आएगा x माइनस 1। फिर जब x 2 से 3 के बीच में है, ये आएगा x माइनस 2, जितना चाहे लिख लो। फिर इधर आ जाओ थोड़ा सा, अगर x -1 और 0 के बीच में है तो हो जाएगा x प्लस 1। फिर इसी तरह से और, तो 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू x, और यहाँ ब्लैंक। ब्लैंक क्यों, खुद 1 पर देखो, ओपन लगाएं। फिर 1 से 2 के बीच में x माइनस 1। फिर 0 और 1 के बीच में -2। So that is the kind of graph. So that is the graph. ये ग्राफ कैसा है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक क्यों, खुद देखो, अगर तुम ये वाला पार्ट
कंप्यूटर स्क्रीन पे मान लो हम ये कॉपी पेस्ट कर दें आगे, इसको और आगे कॉपी पेस्ट कर दें पीछे, पूरा ग्राफ रीजनरेट हो जाएगा। ग्राफ का रिपीटिंग पैटर्न है, तो ये ग्राफ कैसा है, पीरियोडिक। ये ग्राफ में एक रिपीटिंग पैटर्न है, पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है। कितने टाइम इंटरवल के बाद, 1 के बाद, क्योंकि 1 तक का जो ग्राफ है ये वाला पार्ट, ये पूरा, इट इज़ लाइक इफ यू मेक अ स्टैम्प ऑफ इट, इसकी स्टैम्प बनाओ, ठप्पा बनवा लो एक, ये उठाया खट फिर खट बनाते चले, पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है इसका, 1। तो ध्यान रखें, इट इज़ पीरियोडिक विद पीरियड 1। ठीक है, so दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब होमवर्क अगली क्लास से चालू होगा अच्छे से, क्योंकि अभी तक तो ये पूरा हमने सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस जान लिए। मेरे सामने भी एक कॉन्स्टेंट था कि मैं डोमेन रेंज के प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा करा ही नहीं सकता था। क्यों? कारण ये था कि जब तक आपको सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस अच्छे से मालूम ना हो तब तक आप डोमेन रेंज फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब डोमेन रेंज फाइंड करते हैं उसमें अलग अलग वेराइटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें अलग अलग वेराइटी के प्रॉब्लम्स में भी अलग अलग वेराइटी के फंक्शंस आते हैं। तो हमें अच्छे से उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उनकी डोमेन, उनकी रेंज अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी हम वो प्रॉपरली कर पाएंगे। तो आज हमने एक तरीके से इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस लगभग पढ़ लिया पूरा। अगले टर्न पर हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको याद होगा एक्सरसाइज 1 में आपने कर ही लिया होगा जो मैंने बताया था, और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी और कुछ खास नहीं थे, 2-4 प्रॉब्लम्स दिए थे, कुछ मुश्किल नहीं थे बिल्कुल भी। तो जब डिस्कस करेंगे तो एक साथ ही कर देंगे वो डिस्कस। तो अगले टर्न पर अगर आप चाहें तो फंक्शन की शीट में से क्या कर सकते हैं, हमने कल पिछली बार डू योरसेल्फ 1 तक दिया था, आपको याद होगा, और इलस्ट्रेशन दिया था उसके पहले। तो आज आप चाहें तो कर सकते हैं यू कैन ट्राई डू योरसेल्फ 1 के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। यार अभी तो रुक ही जाओ यार, आज आप डू योरसेल्फ 2 कर लो बस, और डू योरसेल्फ 2 कर लो और इलस्ट्रेशंस कर लो, 3, 4, 5 ट्राई कर लो और डू योरसेल्फ 2 कर लो। ठीक है, ट्राई दिस एट होम। मैंने बोला ट्राई दिस एट होम, ये नहीं बोला डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक, तो ट्राई दिस एट होम। और एक्सरसाइज 1 में तो आपने जहाँ तक देखो साथ में, एक्सरसाइज 1 में आपने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स कर लिए आपने। फिर आप आज आप क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 भी कर लिए शायद। ठीक है ना, तो आप 1 में टोटल 15 पार्ट्स हैं, हमने 6 पार्ट तक कर लिया है। ट्राई द फर्स्ट 15 पार्ट्स, फर्स्ट 14 पार्ट्स उसमें, तो 14 पार्ट्स पूरे ट्राई कर लें। तो आज का होमवर्क हो गया डू योरसेल्फ 2, कुछ इलस्ट्रेशन उसके पहले जो भी हैं, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 14 पार्ट्स। अगली बार ये दोनों एक साथ डिस्कस कर देंगे सब। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स।